मुंबई सेंट्रल पर ट्रेन रुकी तो मोहन शास्त्री अपनी पत्नी नंदिता के साथ ट्रेन से उतरकर खड़े हो गए। स्टेशन पर एक दूसरी ही दुनिया लग रही थी। ऐसा लगा कि कहाँ जा रहे हैं सभी लोगों, अपने अपने घर या अपने घर से दूर। सभी को जल्दी थी। अचानक दोनों की नजर अपने बेटे राजीव और बहू नेहा पर पड़ी। दोनों ने उनके पैर छुए तो नंदिता ने तो बहू नेहा को गले ही लगा लिया। नंदिता नेहा से नया संबंध जोड़ने के लिए अति उत्साहित थी। पिछले महीने ही शामली में विवाह के एक हफ्ते बाद ही राजीव नेहा के साथ मुंबई वापस आ गया था। रिश्तेदारों की भीड़ और नए पुराने रीति रिवाजों की भीड़ में नंदिता का बहू से केवल औपचारिक रिश्ता ही बन पाया था। फोन पर भी ज्यादा बात राजीव ही करता था। स्टेशन से ठाणे तक लगभग 1 घंटे की ड्राइव में नेहा चुप ही थी। मोहन जी और राजीव तो वैसे भी आपस में कम बोलते थे। बस नंदिता ही सबसे कुछ न कुछ बात करती रहती थी। राजीव और उससे बड़ी प्रिया जब स्कूल जाते थे, उनकी स्कूल की बातें बिना सुने उसे चैन नहीं आता था। नंदिता कार से बाहर देख रही थी। तेज रफ्तार गाड़ियां जिस अनुशासन से अपनी अपनी लाइन में फर्राटे से भाग रही थीं, नंदिता को किसी दौड़ प्रतियोगिता की आवाज आने लगी। अब वे खुद भी तो उस दौड़ का हिस्सा थे। घर पहुंचकर मोहन जी और नंदिता नहा धोकर खाना खाकर आराम करने लगे। राजीव नेहा के नए घर में लेटते ही नंदिता को अपना शामली का घर याद आ गया, जहां उन्होंने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया था। मोहन जी के रिटायर होने पर राजीव के विवाह के बाद वे अपना घर बेचकर यहाँ आ गए थे। प्रिया दिल्ली में थी। दोनों जीवन संध्या की यह बेला बेटे बहू के साथ बिताना चाहते थे। समय की धुरी पर चलता अतीत में खोया मन कब निश्चेष्ट हो गया, पता ही नहीं चला। नेहा का समय ऑफिस और घर के कामों में बीतता था। नंदिता ने कहा, बेटा, घर के कामों की चिंता मत किया करो। काफी काम तो मेड कर ही जाती है, बाकी मैं कर ही लूंगी। पूरा दिन खाली तो रहती हूँ। लेकिन नेहा उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपना चाहती थी। सब काम खुद करना पसंद करती थी। अपनी गृहस्थी में उसे किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं था, और सास का तो बिल्कुल भी नहीं। नंदिता को घर के कामों से अलग थलग रखने में नेहा का नंदिता के प्रति सेवा भाव होता तो बात और थी, पर नेहा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि नंदिता किसी भी रूप में उसके घर संसार से जुड़े। प्रत्यक्षतः वह इतना ही कहती, नहीं मम्मी जी, कोई काम होगा तो बता दूंगी, आप लोग बस आराम करें। वे दोनों उसके लिए केवल मेहमान थे, और एक सीमा के बाद अनचाहे भी। ऐसा भी नहीं कि यहाँ उसके कोई और रिश्तेदार थे। उसके माता पिता भी नेहा के विवाह के बाद अपने बेटे के पास अमेरिका चले गए थे। नेहा के बिना कहे भी स्पष्ट था कि एक लंबे समय के लिए उस घर में उन दोनों का रहना मुश्किल था। कितने चाव से वे अपना सब कुछ समेटकर यहाँ आए थे। रिटायरमेंट के बाद अपना घर बनाना तो दूर, यहाँ वो अपनी पहचान ही खो बैठे थे। बेटे बहू के व्यस्त जीवन में उनका कौन सा स्थान है, वे समझ नहीं पा रहे थे। वातावरण की औपचारिकता उन्हें दमघोंटू लगने लगी थी। नेहा के व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वे आलोचना कर सके, पर जिस अपनेपन की उन्हें आशा थी, जो भावनात्मक संबंध जोड़कर वे दोनों के जीवन का अंग बनना चाहते थे, उसे पूरी तरह से नेहा ने नकार दिया था। नेहा उस घर की एक छित्र मालकिन थी। ऐसी स्थिति में 1-2 महीने ही वहां रहा जा सकता था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। नंदिता सोचती कैसी विडंबना थी। बात कुछ भी नहीं थी, फिर भी बहुत बड़ी थी। अपने बेटे से कैसे कहे कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे माता पिता को तुमसे अलग थलग करने का एक अत्याधुनिक और संभ्रांत तरीका खोज निकाला है। तुम्हारे घर में उसे हमारी उपस्थिति बिल्कुल सहन नहीं है। क्या सचमुच राजीव नेहा के इस अभिजात्यपूर्ण व्यवहार में छुपी मानसिकता समझ नहीं पाता? नेहा अभी ऑफिस में थी। राजीव थोड़ा जल्दी घर आ गया था। ऐसे अवसर कम ही होते थे। नंदिता ने बात छेड़ दी, सोच रहे हैं थोड़े दिन प्रिया के यहाँ हो आए। नंदिता को लगा राजीव रुकने के लिए कहेगा। राजीव ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि घर में सब कुछ असहज था। इससे पहले कि दिलों का तनाव बाहर आए, उनका जाना ही ठीक था। वह सोच रहा था, जीवन भर का साथ तो पत्नी के साथ ही निभाना है, फिर उन दोनों का मन भी तो नहीं लग रहा है। उनसे रुकने के लिए न कह पाने की असमर्थता का अपराध बोध था उसे, पर इतना ही बोला, हाँ ठीक है, चले जाइए, फिर यहाँ आना ही है।
बिना कहे बहुत सी बातें समझ आ जाती हैं, खासकर अपनों के बीच। राजीव ही उन्हें स्टेशन छोड़ने आया। नेहा ऑफिस चली गई थी। राजीव ने माँ के हाथ में कुछ रुपए जबरदस्ती रख दिए। माँ की आंखों में आंसू देख न जाने कहां से उसकी आंखों में भी आंसू पलकों पर ही ठहर गए। पैर छूने झुका तो मोहन जी ने उसे गले लगाते हुए सारे गिले शिकवे पीछे छोड़ दिए। अगले दिन दोनों प्रिया और दामाद विनय के घर में थे। प्रिया के जुड़वां बच्चों सौरभि और सुरभि के साथ पूरा घर अस्त व्यस्त था। प्रिया की नौकरी की व्यस्तता और जुड़वा बच्चे आया बच्चों को संभालने में लगी रहती थी। घर की साफ सफाई का किसी को ध्यान नहीं था। आते ही नंदिता ने बेटी की बिखरी गृहस्थी संभाल ली। घर का कायापलट हो गया। प्रिया की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। सब काम समय पर होने लगे। आया भी ज्यादा ध्यान से काम करने लगी। छोटे बच्चों की देखभाल नाना नानी की स्नेह छाया में हो रही है। इस बात से विनय और प्रिया दोनों खुश थे। विनय ने सोचा अगर ये दोनों यहीं रह रहे हैं तो आया की क्या जरूरत है। उसने अपने मन की बात नंदिता के सामने रख दी तो उसने भी सोचा विनय ठीक कह रहा है कि जो देखभाल घर के लोग करते हैं वह नौकर कहाँ कर सकते हैं। जबकि मोहन जी का सोचना था कि इस उम्र में पूरी तरह से बच्चों और घर के काम संभालना मुश्किल है, पर वे चुप रहे। धीरे धीरे घर और बाहर के सारे काम दोनों के कंधों पर ही आ पड़े। शुरू में तो मुंबई के खालीपन के बाद यह व्यस्तता उन्हें अच्छी लगी, परंतु फिर बोझ लगने लगी। आया के जाने के बाद नंदिता अकेली कितना कुछ कर सकती थी। उसने स्वयं आगे बढ़कर सारी जिम्मेदारी ली थी। वह किसी से कहती भी तो क्या। प्रिया और विनय आराम से अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते। हर शाम नंदिता या तो उन दोनों के दोस्तों की आवभगत में लगी रहती या वे दोनों बच्चों से बेखबर बाहर घूमते रहते। प्रिया बिल्कुल भूल गई थी कि माँ सालों से आर्थराइटिस की मरीज है और पिता ब्लड प्रेशर के, और इस उम्र में इतनी व्यस्तता और जिम्मेदारियां उनके बस की बात नहीं है। किसी ने नहीं सोचा कि रहने खाने की सुविधा ही जीवन का उत्कर्ष नहीं है। उसके अलावा भी दोनों की कुछ जरूरतें या आशाएं हो सकती हैं। मोहन जी को शामली का अपना घर याद आता है। सुबह उठकर गर्म चाय के साथ नंदिता के साथ न्यूज़पेपर पढ़ना और कई खबरों पर बातें करना, जो उनके रिटायर्ड जीवन का एक हिस्सा हो गया था, अब असंभव था। कैसे फंस गए थे वे और नंदिता यहाँ। यह एक दूसरी ही जेल थी जहाँ उन्हें लगता कि उनसे बेगारी करवाई जा रही है। अपनी ऐसी सोच पर मोहन जी को शर्म आती। छे, कितने स्वार्थी हो गए हैं वे इस उम्र में। पर चाहते हुए भी मोहन जी ऐसे जीवन में स्वयं को ढाल नहीं पा रहे थे। नंदिता थककर रात को बेड पर लेटती तो सोचती माँ की कोख से जन्म लेने वाले, उसके खून के अंश ही सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहने का स्वांग करे तो ऐसे रिश्तों का क्या करे कोई। दिन रात जाने अनजाने कितनी ही किरचें हृदय को छलनी करती रहती। दोनों कुछ ही महीनों में अपना अस्तित्व ही भुला बैठे हैं। फिर सोचती अपने बच्चों के लिए इस शरीर को थोड़ा कष्ट हो भी गया तो क्या, घर में सुख शांति तो है। एक दिन मोहन जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने बेटी से कह दिया, बेटा अब तुम्हारी मम्मी से इतना काम नहीं होता, रोज दर्द से सो भी नहीं पाती वह। प्रिया तुनक कर बोली, मम्मी ने खुद ही काम करना शुरू किया था, मैंने नहीं कहा था उन्हें। मेरा घर जैसा था ठीक था। घर तो प्रिया का ही था, वे दोनों तो मेहमान ही थे। प्रिया ने विनय से आया को वापस बुलाने की बात की तो विनय का मूड खराब हो गया। खैर मेड आई तो नंदिता ने चैन की सांस ली, लेकिन विनय का व्यवहार बहुत बदल गया, जिसे महसूस कर मोहन जी और नंदिता का मन एकदम उचट गया। अचानक एक दिन मोहन जी ने प्रिया से कहा, कुछ जरूरी काम है, हम दोनों कल सहारनपुर जा रहे हैं। नंदिता हैरान हुई पर उस समय कुछ नहीं पूछा। प्रिया ने सपाट स्वर में कहा, ठीक है। नंदिता किचन में काम करते हुए सोच रही थी। नेहा के रूखे स्वभाव और उपेक्षापूर्ण व्यवहार होते हुए राजीव अकेला कब तक संबंध निभा पाएगा। समय और स्थान की दूरियां रिश्तों के बीच वैसे ही आ जाती हैं। बेटी दामाद से भी कोई उम्मीद करना बेकार था। रात को सोते समय नंदिता ने पूछा, यह सहारनपुर का क्या चक्कर है? नंदिता, याद है मेरी पहली नौकरी की शुरुआत वहीं से हुई थी और हमारा पहला घर भी वहीं था, इसलिए सहारनपुर कह दिया।
मतलब वहाँ कोई काम नहीं है? नंदिता की आंखों का गीलापन उसके गालों पर महसूस करते हुए मोहन जी ने उसे हल्के से छुआ। उस स्पर्श में सहभागिता का एक एहसास था। नंदिता, बहुत बड़ा काम है मकान ढूंढना, है ना? सच ही तो है, नंदिता ने सोचा। जीवन का एक बहुत बड़ा सच जिसे वे इस उम्र में भी नकार नहीं पाए थे। एक अपने घर की तलाश। इस बार वे अपना घर किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। रात के अंधेरे में भी दोनों ने एक दूसरे के चेहरे के भाव पढ़ लिए थे।